हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में हमारे पिछली वीडियो में इंडक्टिव मेथड चल रहा था। तो इंडक्टिव मेथड यानी कि आगमन विधि। आज हम उसके आगे का बताएंगे। पहले उसके बाद रिकॉल कर लेते हैं आगमन विधि क्या है। विलियम की के अकॉर्डिंग इंडक्टिव मेथड इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल और फ्रॉम इंडिविजुअल टू द यूनिवर्सल। यानी कि आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य तथा व्यक्तिगत से सार्वभौमिक सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया है। इसके स्टेप्स बताए थे हमने। स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड के ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स, दूसरा बताया था फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और थर्ड बताया था वेरिफिकेशन। आज का हमारा नया टॉपिक है मेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। आगमन प्रणाली के गुण। इसके गुण निम्न हैं। नंबर फर्स्ट, नियर ट्रुथ यानी कि वास्तविकता के समीप। यह रीति तथ्यों तथा अंकों पर आधारित होती है, इसलिए यह वास्तविकता के काफ़ी करीब होती है। फलस्वरूप गलती की आशंका बहुत कम होती है। सेकंड, कॉम्प्लीमेंट्री टू डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन प्रणाली की पूरक। इस प्रणाली के द्वारा निगमन प्रणाली को बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि यह रीति तथ्यों तथा अंकों पर निर्भर होती है। इसके द्वारा निगमन प्रणाली की मान्यताओं और परिणामों की वास्तविकता की परख बहुत आसानी से की जा सकती है। नंबर थर्ड आता है डायनेमिक अप्रोच यानी कि प्रावेगिक। आगमन प्रणाली का दृष्टिकोण प्रावेगिक है, क्योंकि यह प्रणाली आर्थिक दशाओं की परिवर्तनशीलता पर भी प्रकाश डालती है। नंबर फोर्थ आता है वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, निष्कर्षों की जांच। इस रीति के द्वारा निकाले गए निष्कर्षों तथा नियमों की वास्तविकता की परख व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा की जाती है, अतः इसमें गलतियां बहुत कम होती हैं। अब आता है आपके डीमेरिट्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। आगमन प्रणाली के दोष। आगमन प्रणाली में निम्न दोष हैं। नंबर फर्स्ट, पर्सनल बायस यानी कि व्यक्तिगत पक्षपात। इस प्रणाली में इस बात की संभावना रहती है कि अन्वेषक अपने विचारों से निष्कर्षों को प्रभावित करे, क्योंकि अन्वेषक प्रायः वही क्षेत्र चुनता है जहां उसके विचारों की मान्यता होती है। उदाहरण के लिए, यदि अन्वेषक यह दिखाना चाहे कि जनसंख्या के बढ़ने से भुखमरी बढ़ती है, तो वह सर्वेक्षण के लिए कुछ ऐसे ही क्षेत्रों को चुनेगा जहां वह यह देखेगा कि जनसंख्या के बढ़ने से भुखमरी फैल रही है। ऐसे निरीक्षण के द्वारा वह जिन विचारों का प्रतिपादन करेगा वे निष्पक्ष नहीं होंगे। नंबर सेकंड है डिफरेंट फॉर कॉमन मैन, सर्वसाधारण के लिए कठिन। यह रीति निगमन प्रणाली की अपेक्षा बहुत कठिन है। इसे समझना तथा सफलतापूर्वक प्रयोग करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि आर्थिक जगत के तथ्यों व आंकड़ों में बड़ी विभिन्नता पाई जाती है। नंबर थर्ड आता है नॉट यूनिवर्सल, सर्वव्यापी नहीं है। इस रीति का प्रयोग अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, जहां अनेक आर्थिक हित एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वहां इस आगमन रीति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त मानवीय हित और समृद्धि का अनुमान आदि विषय ऐसे हैं जहां प्रयोग एवं निरीक्षण संभव नहीं है। नंबर फोर्थ, लेस यूजफुल फॉर सोशल साइंसेज यानी कि सामाजिक विज्ञानों के लिए कम उपयुक्त। आगमन प्रणाली
सामाजिक विज्ञानों में इतनी लाभदायक सिद्ध नहीं होती है जितनी कि प्राकृतिक विज्ञानों में, क्योंकि एक ओर तो सामाजिक शास्त्रों की घटनाओं का निरीक्षण कठिन होता है और दूसरी ओर नियंत्रित प्रयोग लगभग असंभव है। आगे सुनिए। नेचर ऑफ, अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ लॉ ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि अर्थशास्त्र के नियमों की प्रकृति। इसका पहले मीनिंग ऑफ लॉ, यानी कि इसका नियम का अर्थ। साधारण भाषा में नियम शब्द से राज्य तथा सरकार के आदेशों का बोध होता है, जिन्हें सरकार अपने देशवासियों के लिए बनाती हैं और जिनका उल्लंघन दंडनीय समझा जाता है, किंतु वास्तव में अलग अलग संदर्भों में इसके अलग अलग अर्थ लगाए जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है इकोनॉमिक लॉ एंड देयर नेचर, यानी कि आर्थिक नियम तथा उनकी प्रकृति। इसके बारे में सुनिए। पहले, अर्थशास्त्र के नियम ना तो राजनीतिक नियम हैं, ना नैतिक और ना ही रीति रिवाज संबंधी नियम हैं। आप पढ़ चुके हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, अतः अर्थशास्त्र के नियम भी वैज्ञानिक नियम हैं। अर्थशास्त्र के नियमों में लगभग वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो वैज्ञानिक नियमों में होती हैं। जिस प्रकार विज्ञान का गुरुत्वाकर्षण शक्ति का नियम बताता है कि जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो वह अवश्य नीचे गिरती है, उसी प्रकार अर्थशास्त्र का मांग का नियम यह बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो अन्य सब बातें समान रहने पर उसकी मांग बढ़ जाएगी। यही अर्थशास्त्र में मांग का नियम कहलाता है। अतः आर्थिक नियम उन आर्थिक प्रवृत्तियों अथवा सिद्धांतों को व्यक्त करते हैं जो यह बताते हैं कि अन्य सब बातें समान रहने पर क्या होने की संभावना है। इसकी डेफिनेशन सुनिए। पहले है मार्शल के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक लॉज और स्टेटमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक टेंडर्स आर दोज सोशल लॉज relating to branches of conduct in which the strength of the motives chiefly concerned can be measured by a money price। इसका अर्थ सुनिए। प्रोफेसर मार्शल ने आर्थिक नियमों की परिभाषा इस प्रकार दी है। आर्थिक नियम या आर्थिक प्रवृत्तियाँ ऐसी सामाजिक नियम हैं जिनका संबंध उन व्यवहारों से होता है जिनसे संबंधित उद्देश्य को मुद्रा मूल्य द्वारा मापा जा सकता है। सेकंड डेफिनेशन है रॉबिन्स के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक लॉज आर स्टेटमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटीज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर कंसर्निंग एंड डिस्पोजल ऑफ स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज फॉर the achievements of ends that are limited। यानी कि सुनिए, रॉबिन्स के अनुसार आर्थिक नियम मानव व्यवहार की एक रूपता से संबंधित कथन हैं जिन पर सीमित साधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने से संबंधित मानव व्यवहार निर्भर होता है। आगे सुनिए। अब आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक लॉज, आर्थिक नियमों की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक लॉज आर हाइपोथेटिकल। आर्थिक नियम काल्पनिक अथवा मान्यता प्रधान होते हैं।
काल्पनिक शब्द का आशय यह है कि अर्थशास्त्र के नियम कुछ दी हुई परिस्थितियों में ही लागू होते हैं, अतः प्रत्येक आर्थिक नियम के साथ यदि अन्य बातें समान रहें अथवा यदि अन्य बातें यथावत यानी पूर्ववत रहें, वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मांग का नियम यह बताता है यदि अन्य बातें समान रहे तो किसी वस्तु की कीमत के कम होने से उसकी मांग बढ़ जाती है और कीमत के बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाती है। यह नियम तभी लागू होता है जबकि अन्य बातें समान रहें। अर्थात अन्य बातें समान रहने पर यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। नंबर 2 आता है इकोनॉमिक लॉज आर रिलेटिव। अर्थशास्त्र के नियम सापेक्षिक होते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मतानुसार अर्थशास्त्र के नियम 2 प्रकार के होते हैं। नंबर ए सार्वभौमिक नियम और नंबर बी है सापेक्षिक नियम। नंबर 3 आता है इकोनॉमिक लॉज आर स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसीज। आर्थिक नियम प्रवृत्तियों के कथन मात्र होते हैं। अर्थशास्त्र के नियम संभावना या आशा के सूचक होते हैं। ये केवल यह बताते हैं कि दी हुई परिस्थितियों में मनुष्य या मनुष्यों के समूह के व्यवहार की संभावना किस प्रकार होने की है। नंबर 4 आता है इकोनॉमिक लॉज आर नॉट परफेक्ट। आर्थिक नियम पूर्ण नहीं हैं। आर्थिक नियम वैज्ञानिक नियमों की भांति पूर्ण और सत्य भी नहीं होते, अर्थात उनमें गुणात्मक शुद्धता का अभाव होता है। नंबर 5 है इकोनॉमिक लॉज आर मोर परफेक्ट देन अदर सोशल साइंस लॉज। अर्थशास्त्र के नियम अन्य सामाजिक विज्ञानों के नियमों की अपेक्षा अधिक पूर्ण हैं। अर्थशास्त्र के नियम अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे इतिहास, आचार शास्त्र आदि के नियमों की अपेक्षा अधिक पूर्ण हैं। नंबर 6 आता है इकोनॉमिक लॉज आर ह्यूमन लॉज, यानी कि आर्थिक नियम मानवीय नियम हैं। आर्थिक नियमों का संबंध मनुष्यों के व्यवहार से है। नंबर 7 आता है इकोनॉमिक लॉज आर एक्सोमेटिक। आर्थिक नियम स्वयं सिद्ध होते हैं। नंबर 8 इकोनॉमिक लॉज आर पॉजिटिव। आर्थिक नियम वास्तविक हैं। नंबर 9 इकोनॉमिक लॉज आर क्वालिटेटिव। आर्थिक नियम गुणात्मक हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।